दोस्तों, मैं आज आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा यूनिक मूवीज एक्सप्लेन करूं, ऐसी मूवीज जो अमूमन देश के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाती। मैं कोशिश करता हूं कि सिनेमा के माध्यम से हम भारतीय एक दूसरे के कल्चर को समझें, जो पिछले सैकड़ों वर्षों की वजह से शायद कहीं खो गया है। इसलिए ऐसी मूवीज हमें एक दूसरे से कनेक्ट होने का वापस मौका देती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता होगा। कदेसी विवासई, केडी कुरुपुदुराई और विमानम जैसी कई मूवीज मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन की हैं, जिसको आप लोगों ने बेहद प्यार दिया है और उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। खैर, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बेहद ही खास और इमोशनल हार्ट टचिंग मूवी को, जिसका नाम है डाडा। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2। और अगर इम्प्रेशन की बात करें तो कोरियन मूवी फेस्टिवल में इस मूवी को खास जगह भी दी गई है। मूवी की स्टोरी के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर मिनट में ये मूवी आपको अपने आप स्टोरी से जोड़े रखेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है मणि और सिंधु नाम के एक कपल से, जो टीनेज से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब काफी सालों के प्यार की वजह से दोनों साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों अपने अपने घर वालों को ये हिंट देते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के घर वाले भी शादी के लिए नहीं मानते। वो दोनों पहले सोच रहे थे कि घर वालों के मानते ही हम उनको बता देंगे कि हम साथ में रह रहे थे, लेकिन जब दोनों के ही घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते तो अब ये दोनों भी अपने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताते। अब हालांकि दोनों ये सोचकर बैठे थे कि घर वाले मान जाएंगे, इसलिए उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी बन चुका था, जिसकी वजह से सिंधु प्रेग्नेंट हो गई थी। खुश होकर वो ये बात मणि को बताती है, क्योंकि वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे। लेकिन मणि ये सुनकर खुश नहीं होता और सिंधु से कहता है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। सिंधु उससे कहती है कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? मणि कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है सिंधु, पर अभी हमारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हैं और ऊपर से हम छिपकर रह रहे हैं। इस बीच अगर उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चला तो शायद वो फिर कभी भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सिंधु कहती है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, चाहे बच्चा हो या ना हो, इसलिए मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। और वैसे भी आंख बंद करके अगर भगवान से हम हेल्प मांगेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब मणि जानता था कि वो ये सब दोनों परिवारों को एक करने के लिए कह रहा है, लेकिन सिंधु की बात मानते हुए आखिरकार वो दोनों आंख बंद करके भगवान से प्रे करते हैं और बच्चे को जन्म देने का फैसला लेते हैं, जिसकी वजह से मणि अब सिंधु से शादी करके उसे अपने दोस्त अमित के रेंटेड फ्लैट पर ले आता है। अब कुछ ही दिनों में दोनों की फैमिलीज को दोनों के बारे में पता चल जाता है कि मणि और सिंधु साथ में रह रहे हैं। इसलिए सिंधु के पिता पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मणि नाम का लड़का उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है और उसके साथ रह रहा है। आप जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लीजिए। ये सुनकर वहीं बैठी सिंधु इंस्पेक्टर से कहती है कि सर, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और रह रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने हाल ही में शादी की है और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर सिंधु और मणि दोनों के पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। सिंधु के फादर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे खानदान का नाम इस तरह मिट्टी में मिला दोगी। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वहीं मणि के पिता कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, और अब उम्मीद बची भी नहीं। अब तुम आजाद हो, जो चाहे करो। तुम्हारा पिता अब तुम्हारे लिए मर चुका है। इस तरह अब दोनों के पेरेंट्स उन्हें वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद मणि अब सिंधु को प्रेगनेंसी की वजह से समझाते रहता है कि कोई स्ट्रेस मत लो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ वो अपने दोस्त अमित के अंकल की फैक्ट्री में काम भी करने लगता है, ताकि दोनों के खाने पीने के साथ साथ पढ़ाई और दवाई का खर्चा भी निकल जाए। इसी बीच एक दिन अमित के दोस्त उसको बिना इन्फॉर्म किए उसके फ्लैट में आकर पार्टी करने लगते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उस फ्लैट में सिंधु और मणि भी रह रहे हैं। पहले तो सिंधु अपने कमरे में चुपचाप लेटी रहती है, लेकिन जब वो लाउड म्यूजिक और शोर शराबे से परेशान हो जाती है तो दरवाजा खोलकर उनसे म्यूजिक कम करने को कहती है। सिंधु की ऐसी हालत देखकर सभी दोस्त की पार्टी वहीं धरी की धरी रह जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम को सिंधु मणि से कहती है कि ऐसे अगर लोग आते जाते रहेंगे तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, इसलिए हमें दूसरा घर ले लेना चाहिए। मणि भी सिंधु की सेफ्टी और खुशी को ध्यान में रखते हुए एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से अब मणि के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ने लगता है। वो ज्यादा देर तक काम करने लगता है ताकि ओवर टाइम में पैसे कमा सके और अपने खर्चे भी कम कर देता है ताकि सिंधु की देखरेख में कोई कमी ना हो। इसके अलावा मणि का भाई भी उसकी हेल्प करते रहता है, क्योंकि वो जानता था कि मणि और सिंधु एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और मणि उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है।
खैर, अब एक दिन मणि की फैक्ट्री में किसी का बर्थडे होने की वजह से वो उन लोगों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है और शाम को नशे में घर आता है। ये देखकर सिंधु को बहुत बुरा लगता है और वो मणि से कहती है कि तुम हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियोगे। मणि कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पर अगले दिन उसके कोवर्कर्स उसको फोर्स करके शराब पिला देते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार, तुमने प्रॉमिस किया है ना, तो आज लास्ट बार पी लो, आज के बाद फिर कभी नहीं पीना, हम तुमको फोर्स भी नहीं करेंगे। मणि अपने फैक्ट्री के कल्चर की वजह से फाइनली आज फिर से शराब पीकर आता है, जिसे देखकर सिंधु बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में उसे कुछ न कुछ कहकर पूरी रात रोती रहती है। सुबह होने पर सिंधु मणि के पास आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि परसों ही तुमने अपने बच्चे की कसम खाई थी और कल फिर से तुम शराब पीकर आए, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। ये सुनकर अब मणि को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं और क्या करूं, मैं तुमको शुरू से बोल रहा था कि अबॉर्शन करवा लो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम दोनों का ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हारी मेडिसिन, हमारी पढ़ाई और बाकी के खर्चे भी उठा रहा हूँ, अपने भाई से भी मजबूरी में पैसे मांग लेता हूँ। क्या मैं तुम्हें ये सब बताता हूँ? मैंने तुमको आज तक इसके लिए परेशान किया है क्या जो तुम इतना बोल रही हो? शराब पीना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं तुमको कुछ नहीं समझाऊंगा। जब सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो अब मेरे बोलने से क्या समझ आएगा। ये बोलकर मणि गुस्से में अपनी फैक्ट्री काम करने चला जाता है और सिंधु भी रोते रोते वहीं बैठ जाती है। बाद में उसे गलती का एहसास होता है और वो मणि को फोन करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको पेन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी मुश्किल से वो फोन के पास आकर मणि को फोन लगाती है। उधर मणि गुस्से में जानबूझकर फोन नहीं उठाता। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली एक औरत सिंधु की चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और फौरन वहां आकर मणि को फोन करती है। मणि गुस्से में पहले ही अपने फोन को ऑफ कर लेता है, इसलिए वो औरत अब सिंधु के घर वालों को फोन करती है। सिंधु की ऐसी हालत के बारे में सुनकर उसके पिता और बाकी लोग फौरन उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं जब शाम को मणि फैक्ट्री से फ्री होता है तो सिंधु के लिए कुछ गिफ्ट लेता है ताकि वो सुबह का गुस्सा भुला सके। साथ ही वो अपने कोवर्कर्स से कहता है कि मैं आज के बाद कभी लाइफ में शराब नहीं पीऊंगा। इसके बाद जब वो घर वापस आता है तो वहाँ ताला लगा होता है। पड़ोस वाली औरत से उसे पता चलता है कि सिंधु के पेन शुरू हुए और उसका फोन ऑफ था, इसलिए सिंधु के घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। अब बेचारा मणि रोते हुए सिंधु के बारे में सोचते सोचते सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में उसे बच्चे के अलावा कोई नहीं मिलता, इसलिए वो अपने भाई से पूछता है कि सिंधु कहाँ है। उसका भाई कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो कोई नहीं था, नर्स ने मुझे बताया कि बच्चे की माँ अपने घर वालों के साथ चली गई और उसका कहना था कि बच्चे को उसके पापा आकर ले जाएंगे। ये सुनकर मणि के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो फौरन सिंधु को फोन लगाता है, पर उसका फोन पिक नहीं होता। इसके बाद वो भाई के साथ अपने बच्चे को लेकर सिंधु के घर आता है, पर वहाँ भी ताला लगा होता है। पूछने पर पड़ोसी बताता है कि उन्होंने आज सुबह ही घर खाली कर दिया है और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनकर अब मणि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर सिंधु ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसे मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? क्या वो मुझे ऐसे छोड़कर चली गई? क्यों वो मुझे ऐसे छोड़कर चली गई? इसके बाद मणि अपने बच्चे को लेकर अपने घर आता है, लेकिन उसका पिता उसे घर के अंदर नहीं आने देता। वो कहता है कि उसके बच्चे की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना रिश्ता मणि के साथ पहले ही खत्म कर दिया है। ये सुनकर मणि की माँ रोने लगती है, अपने पति को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके साथ ही साथ मणि का भाई भी अपने पिता के खिलाफ जाकर उसकी मदद नहीं कर पाता। ये सब होते हुए देखकर अब मणि बहुत रोने लगता है और सिंधु के बारे में ही सोचते रहता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब अपने किराए के घर में आकर वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि बच्चे को अपनी गलती समझने लगता है। सिंधु का धोखा उसे बहुत निर्दयी बना देता है, इसलिए अब वो बच्चे को एक अनाथालय ले जाता है। वहाँ वो वार्डन से कहता है कि ये बच्चा मुझे कचरे के डिब्बे के पास मिला, आप इसको अपने पास रखिए। ये कहकर वो वहाँ से वापस आने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आने पर ही उसे आखिरकार वो फीलिंग आने लगती है जो एक पिता को अपने बच्चे से दूर होने पर आती है। वो कहते हैं ना कि लहू का रिश्ता लहू से जुड़ा है, जो समझ ले इसको वो खुद में खुदा है। तो फाइनली मणि को एहसास होता है कि वो गलती कर रहा है। आखिर वो सिंधु की गलती की सजा उस बच्चे को क्यों दे रहा है? आखिर उसकी क्या गलती है? उसे तो अभी इसकी समझ भी नहीं है। ये सोचते हुए रोते रोते वो वापस अनाथालय जाता है और अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर अमित के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। अमित उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर उस दिन मेरे फ्रेंड्स मुझे बिना बताए यहाँ आए तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैंने सोचा सिंधु का मन यहाँ नहीं लग रहा, इसलिए तुमने फ्लैट चेंज किया। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अगर तुम इस बात को मेरे साथ शेयर करते तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते। अब टेंशन मत लो और पूरा फोकस इस बच्चे पर रखो। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसलिए घबराओ नहीं।
ये सुनकर अब इतने दिनों बाद मणि का मन थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि किसी ने इतने दिनों बाद उससे पॉजिटिव बातें की थी, उसको सहारा दिया था। इसके बाद मणि भी हार नहीं मानता और वो अपने बच्चे के लिए एक मेड रखता है और साथ में एक दूध पिलाने वाली औरत से भी बात करता है, ताकि उसका बच्चा सिंधु के ना होने की वजह से मेंटली और फिजिकली कोई चैलेंज फेस ना करे। इसके साथ साथ वो अपने बच्चे का खुद भी बहुत ख्याल रखता है और आखिरकार उसे एक पिता होने का असली मतलब समझ में आने लगता है। वो अपने बच्चे का नाम रखता है आदित्य, क्योंकि सिंधु और उसने पहले से ही डिसाइड किया था कि अगर हमारा लड़का होगा तो हम उसका नाम आदित्य रखेंगे। अब आदित्य मणि की जान बन जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसको साथ लेकर जाता, उसको उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। खैर, अब वक्त बीतता जाता है और एक दिन मणि अपने बेटे से माँ बोलने को कहता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो माँ नहीं बोलता। इसके बाद जैसे ही मणि अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है, तभी आदित्य कहता है डाडा, जिसका तमिल में मतलब होता है पापा। ये सुनकर आज मणि बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अगर उस दिन आदित्य को अनाथालय में छोड़ दिया होता तो पता नहीं क्या होता। इस तरह अब काफी वक्त बीत जाता है और जगह जगह नौकरी करते हुए मणि अपने बेटे की अच्छी परवरिश भी करता है। 4 साल का होने पर मणि आदित्य को एक स्कूल में दाखिला दिलवा देता है और खुद एक छोटी सी IT कंपनी में जॉब करने लगता है। इसी बीच उसे एक दिन अपनी कजिन संजना मिलती है, जो एक बड़ी IT कंपनी में जॉब करती थी। वो मणि से कहती है कि मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए एक जॉब खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो। बड़ी कंपनी की वजह से मणि इंटरव्यू देने के बारे में सोचता है। उसे पता था कि अच्छी सैलरी होगी तो वो फ्यूचर में आदित्य को भी अच्छे स्कूल में भेज सकेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी आदित्य आकर उससे पूछता है कि पापा, आप क्या कर रहे हो, इतने परेशान क्यों हो? 4 साल के बेटे के मुंह से ये सब सुनकर मणि इमोशनल होकर कहता है कि कुछ नहीं, कल मेरा एक एग्जाम है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी आदित्य कहता है डोंट वरी पापा, अगर हम आंख बंद करके भगवान से मदद मांगेंगे तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। ये सुनकर मणि को सिंधु की बात याद आ जाती है और वो आदित्य से पूछता है कि ये सब तुमको किसने बताया? आदित्य कहता है कि अमित अंकल ने मुझे ये बताया था। इसके बाद हंसते हंसते दोनों बाप बेटे भगवान से प्रे करते हैं और आदित्य मणि से कहता है कि पापा, अगर भगवान ने आपकी हेल्प की तो आपको मुझे पिज्जा पार्टी देनी होगी। मणि इसके लिए हंसते हुए मान जाता है और उस दिन इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, इसलिए वो शाम को घर पहुंचते ही अपने बेटे आदित्य को पिज्जा पार्टी देता है। दोनों बाप बेटे आज बहुत खुश होते हैं। खैर, अगले दिन मणि अपनी ज्वाइनिंग के लिए पहुंचता है तो HR कहता है कि सॉरी मणि, तुम्हारी जॉब अब किसी दूसरे के हाथ में चली गई है। मणि कहता है कि सर, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मेरी कजिन संजना ने ही इस कंपनी के लिए रेफर किया था। तभी HR कहता है कि जब संजना को पता चला कि तुम्हें उससे ज्यादा सैलरी में हायर किया जा रहा है तो उसने ही तुम्हारी जगह किसी और को रिकमेंड किया और आज उसे नौकरी दिलवा दी। ये सुनकर मणि को काफी गुस्सा आता है और वो सीधे संजना के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुमसे नौकरी नहीं मांगी थी और जब तुमने मदद की तो अब ये सब क्या है, ये तुमने क्यों किया? मैं तो अच्छा खासा अपनी जॉब कर रहा था, तुम्हारी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी और अब मुझे तुमने इस जॉब से भी निकलवा दिया। तुम्हें पता भी है कि मेरा जॉब करना कितना जरूरी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन संजना के ऊपर इन शब्दों का कोई असर नहीं पड़ता। खैर, दूसरे दिन मूड खराब होने की वजह से मणि आदित्य के स्कूल में गोकुल नाम के एक आदमी से बहस कर बैठता है। दरअसल गोकुल आदित्य के फ्रेंड का ही फादर होता है और जब उसका फ्रेंड कोई बदमाशी करता है तो मणि उससे कहता है कि आदित्य, उसके साथ मत रहो वरना तुम भी उसकी तरह शैतान हो जाओगे। ये सुनकर गोकुल उससे झगड़ा कर बैठता है और उससे उल्टा सीधा बोलने लगता है। शुरू में मणि भी उसे जवाब देता है, लेकिन बाद में वो चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही गोकुल को एहसास होता है कि मणि असल में अच्छा आदमी है, लेकिन शायद किसी परेशानी में है जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा था। बाद में वो मणि से मिलकर उससे इसकी वजह पूछता है तो मणि पहले उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलता है और फिर अपनी जॉब के बारे में बताता है। गोकुल समझ जाता है कि मणि अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर परेशान है, क्योंकि अब उसके पास जॉब नहीं है और यही वजह थी कि उस दिन फ्रस्ट्रेशन में वो उससे झगड़ा कर बैठा था। इसके बाद गोकुल कहता है कि फिक्र मत करो, आंख बंद करके भगवान से मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर मणि उससे पूछता है कि ये आपसे किसने कहा? गोकुल कहता है कि ये बात मुझे मेरे बेटे ने बताई, क्योंकि तुम्हारा बेटा आदित्य उससे यही कहता रहता है। मणि ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब गोकुल उससे कहता है कि परेशान मत हो, मेरा एक दोस्त है जो बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब करता है, मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुम कल ही वहाँ चले जाओ। अब अगले दिन मणि उस कंपनी में जाकर गोकुल के दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त कहता है कि गोकुल वैसे कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उसने तुमको रिकमेंड किया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई तो खास बात होगी, इसलिए मैं तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा, तुम आज से ही ज्वाइन कर लो। ये सुनकर मणि की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो आदमी कहता है कि तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो, मैनेजर आकर तुम्हें सारा काम समझा देगा। मणि ठीक ऐसा ही करता है और चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता है।
मन ही मन वो सोच रहा होता है कि लौटते वक्त आदित्य के लिए कुछ खिलौने लेकर जाएगा, क्योंकि आज भी सुबह उसने प्रे किया था कि पापा का न्यू एग्जाम बहुत अच्छे से पूरा हो जाए। अब मणि यही सोच रहा होता है कि अचानक उसके सामने कंपनी का मैनेजर आता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि सिंधु होती है। सिंधु को देखते ही मणि वहाँ से उठकर चला जाता है और सीधे गोकुल के पास जाकर कहता है कि मैं उस कंपनी में काम नहीं कर सकता। जिस औरत की वजह से मेरे बच्चे को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, उस औरत की शक्ल देखकर मुझसे काम नहीं होगा। गोकुल उसे समझाता है कि जॉब को मत छोड़ो। जब सिंधु सब कुछ भूलकर जॉब कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और तुम खुद के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये सब अपने आदित्य के लिए करना है। अपनी नफरत के आगे क्यों अपने बच्चे का फ्यूचर दांव पर रख रहे हो? क्या एक पिता बनकर तुमने सिर्फ यही सीखा है? इस बात का मणि पर बहुत गहरा असर होता है और वो अगले दिन से उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अपने अच्छे बिहेवियर और गोकुल की रिकमेंडेशन पर उसे कंपनी में एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है। उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसके काम को देखकर आपस में उसकी काफी तारीफ करते रहते हैं। इसी बीच एक दिन सिंधु वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आती है और मणि की टीम की लड़की सोनल को बहुत बुरी तरह से डांटती है। वो उससे कहती है कि पूरे दिन बातें करते रहती हो, सोशल मीडिया देखती रहती हो, काम क्यों नहीं करती? क्या तुम्हारा काम करने के लिए कोई और आएगा? देखो, मैंने तुम्हें एक फाइल प्रोसेस करने के लिए भेजी थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उस पर। ये सुनकर सोनल सभी के सामने एम्बैरेस हो जाती है और रोने लगती है। तभी मणि चुपचाप उठकर सोनल की डेस्क पर जाकर उस फाइल को प्रोसेस कर देता है, जिसे देखकर सिंधु वहाँ से चली जाती है। मणि का ये हेल्पिंग नेचर देखकर अब सोनल उसे चाहने लगती है। वो एक दिन उससे कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना होगा, तो क्या हम लोग साथ में खाना खाने चलें? मणि ये सुनकर हाँ कर देता है कि कोई बात नहीं, आज जल्दी फ्री होकर खाना खाने चलना। दरअसल सोनल अपने दिल की बात मणि से कहना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ डिनर पर जाने का बोल रही थी। खैर, मणि अब जल्दी से फ्री होकर सोनल के साथ डिनर पर जाता है, ताकि खाने के बाद समय से आदित्य के पास पहुंच सके। डिनर करते करते वो बातों ही बातों में सोनल के मन की बात का अंदाजा लगा लेता है, इसलिए वो फौरन अपना वॉलेट सोनल को देकर कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, अगर इस बीच वेटर बिल लेकर आए तो तुम मेरे वॉलेट से पैसे निकाल कर दे देना। इसके बाद जब सोनल बिल पे करने के लिए उस वॉलेट को देखती है तो उसे सिंधु और मणि की फोटो उसमें दिख जाती है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि सिंधु और मणि पहले कभी रिलेशन में थे और उनकी शादी भी हुई थी। अगले दिन सोनल ये बात पूरी टीम के साथ शेयर करती है कि मणि सर इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल ना टूटे और मुझे उनकी रिलेशन के बारे में पता भी चल जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर वो वॉलेट मुझे पकड़ा दिया ताकि मुझे सब कुछ पता चल जाए। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अगर सिंधु मैडम और मणि सर का प्यार सच्चा है तो वो फिर से एक हो जाएं। तो क्या तुम लोग इसमें मेरा साथ दोगे? ये सुनकर अब बाकी सब भी उनको एक करने के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद सभी एक ट्रिप का प्लान करते हैं कि मणि और सिंधु को एक ही कमरे में भेजेंगे। अगले दिन अब कुछ टीम मेंबर्स सिंधु को उस ट्रिप के लिए मना लेते हैं और कुछ मेंबर्स मणि को इसके लिए मना लेते हैं। इस बीच एक दिन मणि के पिता उसके घर आते हैं, जहां उनका पोता उन्हें एक रिश्तेदार समझकर उनके पैर छूता है। ये देखकर मणि के पिता बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। मणि के आने तक वो आदित्य से बात करते हैं और समझ जाते हैं कि मणि ने उसको बहुत अच्छे से पाला है और साथ में संस्कार भी दिए हैं। इतने में मणि वहाँ आ जाता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि मैंने आज आदित्य को देखा तो तुम्हारा बचपन याद आ गया। इसकी आदतें देखकर मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है बेटा, क्योंकि तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उस वक्त जब मैंने तुम्हें डांटा तो एक पिता का गुस्सा था, मुझे लगा मेरी परवरिश में कोई भूल हो गई। आज तुम जब एक पिता बन चुके हो तो मेरे एहसास को अच्छी तरह से समझ जाओगे, इसलिए मैं एक पिता होने के नाते दूसरे पिता से माफी मांग रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मणि भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पापा, मुझे एहसास है कि आपका गुस्सा सही था और अगर आप गुस्सा नहीं करते तो शायद मैं आदित्य को इस काबिल नहीं बना पाता। इसके बाद मणि के पिता उससे घर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके छोटे भाई की शादी है। मणि कहता है कि मैं 1-2 दिन ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आते ही मैं घर और शादी का काम संभाल लूंगा और आपके पास आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर उसके पापा का दिल खुश हो जाता है और जाते जाते वो आदित्य को कुछ पैसे देते हैं। आदित्य कभी किसी से पैसे नहीं लेता था, क्योंकि मणि ने उसको सिखाया था कि किसी से पैसे नहीं लेना। तभी मणि कहता है कि आदित्य, तुम इनसे पैसे ले सकते हो, ये तुम्हारे दादाजी हैं। ये सुनकर आदित्य फौरन पैसे लेकर उनके पैर छू लेता है। सच में दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल है। अब इसके बाद मणि अगले दिन ट्रिप के लिए निकल जाता है। एक टीम मणि के साथ होती है और एक टीम सिंधु के साथ होती है। दोनों टीम एक ही होटल में अलग अलग जगह पर कैंपिंग करती हैं। ट्रिप की वजह से आज सभी मणि से थोड़ी शराब पीने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद कुछ मेंबर्स उसकी ड्रिंक में हल्की शराब मिला देते हैं, जिसे पीकर उसे अजीब सा तो लगता है, लेकिन वो बातों ही बातों में उसे पी लेता है। अब रात होने पर उसकी टीम उसे एक कमरे में भेज देती है और तभी दूसरी टीम सिंधु को कहती है कि वो वाला कमरा आपका है मैडम।
ये सुनकर सिंधु भी उसी कमरे में आ जाती है। अंदर आते ही वो अपने सामने मणि को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। फिर बाहर आकर सोनल को बहुत तेज थप्पड़ लगाती है। इतनी देर में मणि बाहर आता है तो सिंधु उससे कहती है कि मैं देख रही हूँ, तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। पहले मेरी ही कंपनी में जॉब शुरू कर दी और अब मेरे पीछे घूम रहे हो, कभी सुधरोगे या नहीं। इसके बाद वो सभी से कहती है कि तुम लोग नहीं जानते ये कितना घटिया इंसान है। तभी मणि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा कमरा है, मुझे तो इन लोगों ने भेजा इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम मुझे घटिया बता रही हो, लेकिन मैंने आज तक तुम जैसी औरत को नहीं देखा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन पूरे स्टाफ के जाने के बाद ऑफिस का एक सीनियर एम्प्लॉय सिंधु के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, इस उम्र में ज्यादा दिनों तक कुंवारा नहीं रहना चाहिए, या अगर तुम चाहो तो किसी से अफेयर कर लो, आजकल सब करते हैं और किसी को पता नहीं चलता। ये सुनकर सिंधु बहुत ही अनसेफ फील करती है और उसकी ये कंडीशन दूर से मणि देख लेता है। मणि ये देखकर उस एम्प्लॉय को अकेले में ले जाकर उसकी धुनाई शुरू कर देता है और उससे कहता है कि आज के बाद उसे तंग मत करना। अब सहमी हुई सिंधु आज अपने घर जाने में भी डर रही होती है, क्योंकि ऐसा उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। वो अब काफी देर ऑफिस में बैठी रहती है और बाहर जाकर टैक्सी करने में भी हिचकिचाने लगती है। ये देखकर अब मणि उसके सामने अपनी स्कूटी लाकर खड़ी कर देता है। फोन स्विच ऑफ होने की वजह से सिंधु को लगता है कि रात होने की वजह से अगर घर का कोई वहाँ आ गया तो मणि को देखकर उल्टा मतलब निकालेगा और घर जाने के लिए इस वक्त स्कूटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो फाइनली स्कूटी पर जाकर बैठ जाती है और उसे अपने घर का रास्ता बताती रहती है। दोनों उस वक्त एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन साथ बैठने की वजह से अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, जब वो एक साथ बाइक पर बैठकर घुमा करते थे। खैर, अब कुछ दिनों बाद मणि को पता चलता है कि उसे ट्रांसफर करके बैंगलोर शिफ्ट किया जा रहा है और ये बात जब उसके टीम मेंबर्स को भी पता चलती है तो वो उसके लिए एक अच्छा सा फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी लोग उससे जिद भी करते हैं कि सर, पार्टी वाले दिन आप आदित्य को भी जरूर लेकर आना, क्योंकि हम आज तक उससे नहीं मिले और आप चले जाएंगे तो अब मिल भी नहीं पाएंगे। मणि भी इसके लिए तैयार हो जाता है और फेयरवेल वाले दिन आदित्य को ऑफिस लेकर पहुंचता है। इसी दौरान पार्टी के बीच आदित्य कैंटीन से निकलकर अंदर ऑफिस में चला जाता है और वहाँ वो सीधा घूमते घूमते सिंधु के केबिन में जाकर झांकने लगता है। सिंधु झांकते देख उससे पूछती है, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य कहता है कि मैं एक बच्चा हूँ और यहाँ पार्टी में आया हूँ। सिंधु हंसते हुए पूछती है कि ये तो ऑफिस है और यहाँ पार्टी तो हो ही नहीं रही। आदित्य कहता है, पार्टी हो रही है, मेरे पापा की पार्टी। सिंधु पूछती है कि अच्छा, कौन है आपके पापा, उनका नाम क्या है? आदित्य कहता है कि मेरे पापा का नाम मणि है। ये सुनकर सिंधु हैरान हो जाती है। उसके बाद वो पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम आदित्य है। ये सुनकर अब सिंधु के तो होश ही उड़ जाते हैं। अचानक उसको तेज पसीना आने लगता है और वो अपने पापा को फोन करती है। फोन पर वो कहती है कि पापा, मुझे सच सच बताइए, उस रात क्या हुआ था जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था? उसका पापा उससे झूठ बोलता रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब सिंधु को सच बताना ही पड़ेगा तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया और इसी बात से गुस्सा होकर मणि तुमको छोड़कर चला गया, मुझे माफ कर दो बेटा। ये सुनते ही सिंधु अपने होश खो बैठती है और फौरन भागते हुए उस पार्टी में पहुंचती है। वहां जाकर वो जोर जोर से रोने लगती है और मणि उसकी तरफ देखता रहता है। ये देखकर अब सभी उनको अकेला छोड़ देते हैं। अकेले में मणि सिंधु से कहता है कि जब मैंने तुमको अबॉर्शन के लिए कहा तो तुमने नहीं माना, उसके बाद जब मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली तो फिर तुम आखिर आदित्य के पैदा होते ही उसे मेरे लिए क्यों छोड़ गई? तुमने गुस्से में मुझे छोड़ा, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने बच्चे को छोड़ दिया, कैसी माँ हो तुम? ये सुनकर अब सिंधु कहती है कि मणि अब बस करो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि हमारा बच्चा जिंदा है। मुझसे बोला गया कि बच्चा पैदा होते ही मर गया और तुम इसी वजह से मुझको छोड़कर चले गए। अब बताओ मैं क्या करती? मैं तो उल्टा सजा भुगत रही थी। मुझे लगता था कि हमारा बच्चा मेरे झगड़े की वजह से मारा गया। मैं रोज रात को खुद को दोष देती हूँ और भगवान से आंख बंद करके मदद मांगती हूँ ताकि एक दिन वो मेरी हेल्प कर सकें, और लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली और खुद आदित्य को मेरे पास भेज दिया। ये सुनकर अब मणि को भी एहसास होता है कि इस सब में सिंधु की गलती नहीं है और वो आदित्य को अपने पास बुलाकर कहता है कि ये तुम्हारी माँ है आदित्य। अब इससे पहले कि आदित्य कुछ समझता, सिंधु उसे अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और यही होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, एक झूठ की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, ये हमें इस मूवी से पता चला। झूठ बोलने वाले पहले हमेशा सोचे कि आगे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। खैर, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।